जो तुम कहो रात को दिन तो रात को दिन कहेंगे, जो तुम कहो दिन को रात तो दिन को रात कहेंगे, जब भी कहेंगे सनम बस तुम्हारी ही बात कहेंगे, बस तुम्हारी ही बात कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भाषा है जब लोग अपने आप को किसी का गुलाम बना देते हैं, जब अपने आप को किसी का गुलाम समझने लगते हैं तो लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं को आजाद रखना चाहते हैं, जो स्वयं अपने रास्ते खुद बनाते हैं, वो किसी का गुलामी पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जो है बहुत कम दुनिया में देखने को मिलते हैं और ऐसे लोगों में से ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा, अजित कुमार झा। और अजित कुमार झा ने दोस्तों हमारे खोरठा भाषा के लिए, हमारे खोरठा भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, खोरठा भाषा के लिए जन आंदोलन कराने का काम किया, जन आंदोलन का रूप दिया खोरठा भाषा साहित्य के लिए। तो उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता ताबे हमें कवि नाय, यानी कि यह कवि के ऊपर तंज कसते कि कौन है कवि, वास्तविक कवि कौन है। लिख तो सब रहे हैं, सब कह रहे हैं अपने आप को कवि कि मैं भी कवि हूं, तो दो चार कविताएं लिख देने से, जैसी तैसी कविताएं लिख देने से क्या कोई कवि बन जाता है? या कवि की अपनी कोई मर्यादा है, या कवि की अपनी कोई परिभाषा है? तो इस बात को इस कविता में ताबे हमें कवि नाय में डॉक्टर ए.के. झा ने स्पष्ट करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि वास्तविक कवि वही है जो सच्चा साहित्यकार है, जो वास्तविक साहित्यकार है वही कवि है। और साहित्यकार किसको कहते हैं? सजोड़ हित से बनता है साहित्य, यानी कि ऐसी रचना जिससे किसी का हित हो, किसी का कल्याण हो, वैसी रचना को हम लोग साहित्य का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम लोग इस कविता को पढ़ें, इसके पहले कि हम लोग झा जी के बारे में जाने, हम लोग थोड़ा सा एक पथिया डोंगल महुआ को समझ लेते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ को समझने का क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य ये है कि इस शीर्षक में भी क्या कोई ऐसे तथ्य छुपे हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं? क्या इस पुस्तक का परिचय भी हम लोगों को पढ़ना होगा? तो जी हाँ, पढ़ना होगा। संस्करण, प्रकाशक, है ना, कब प्रकाशन हुआ, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ये चीजें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक को समझते हैं, फिर बाकी चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, एक पथिया डोंगल महुआ क्या है? एक पथिया डोंगल महुआ। अब ये जो शब्द है एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें हर शब्द के पीछे राज है। अब क्या राज है? किसने लिखा है इस पुस्तक को? यह पुस्तक का शीर्षक है और इस पुस्तक के जो संकलनकर्ता और संपादक है, दोनों चीज याद रखना, संपादक और संकलनकर्ता इस पुस्तक के दोनों एक ही व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? संतोष कुमार महतो। पहला फैक्ट हो गया, संतोष कुमार महतो। यह सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछ सकता है, तो यहां पे गड़बड़ मत करना। एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है, इस पुस्तक के संपादक और संकलनकर्ता कौन है? तो हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर ए.के. झा जी है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा लाइट क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद देखो, ये एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया शब्द का क्या अर्थ है? तो पथिया शब्द का अर्थ होता है दोस्तों टोकरी, एक छोटी सी टोकरी, और पछिया भी कहा जाता है टोकरी को। डोंगल में ल आपका जो भूतकाल व बोधक प्रत्यय है, यानी कि काम की कंप्लीटनेस को बतलाने वाला शब्द है ये डोंगल। ठीक है, मतलब डोंगल का मतलब होता है चुना हुआ। एक शब्द है खोरठा में डोंगेक मतलब होता है चुनना। और कहां से चुनना? तो यहां वहां से इधर उधर कुछ चीज बिखरा हो उसको चुनते हैं ना, तो उसके चुनने के लिए बिखरी चीजों को चुनने के लिए जो खोरठा का शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोंगेक। और उसके बाद एक शब्द है महुआ। तो महुआ को तो आप लोग जानते ही हैं और कई लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। कई तो चखबो किया होगा, दारुओ बनता है कर। अब महुआ के लेकर के कई गो गीतों बनल है, महुआ पी के मारो हमर पहुनवा आगे, ऐसे करके वो गनवो है। अब देखो, पथिया का मतलब टोकरी, महुआ का मतलब महुआ, डोंगल मतलब चुना हुआ। तो ऐसे अगर हम कहें तो एक टोकरी चुना हुआ महुआ इसका मतलब हो जाएगा, एक टोकरी चुना हुआ महुआ। अब बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका कोई अर्थ है, क्या इसमें कोई राज छुपा है? तो मैंने शुरू में ही कहा इसमें राज है। यहां पे जो टोकरी है ये प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ, महुआ भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये कुछ बात बतला रहा है। टोकरी क्या बतला रहा है? तो टोकरी बतला रहा है पुस्तक के बारे में। टोकरी यहां प्रतीक है पुस्तक का। कौन सी पुस्तक का? तो एक पथिया डोंगल महुआ नामक पुस्तक का।
और महुआ जो है वो प्रतीक है कविता का, पोयम का, याद रखना, कविता का, पोयम का। अब अगर देखो कि एक पथिया डोंगल महुआ का ऐसा क्या मतलब है? मतलब है कि एक पुस्तक जिसमें चुनी हुई कविताओं का क्या किया गया है? संकलन किया गया है और संकलन करके प्रकाशन कराने का काम किया गया। इसका मतलब ये हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि एक पथिया डोंगल महुआ जो शीर्षक है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम है एक पथिया डोंगल महुआ, और ऐसी पुस्तक जिसमें चुनी हुई कविताओं का क्या किया गया? प्रकाशन किया गया, संकलन करके प्रकाशन किया गया। संकलनकर्ता और संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो। तो इसमें चुनी हुई कविताओं को चुनने का काम किसने किया? हमारे संतोष कुमार महतो जी ने किया। और संपादन भी किसने, यानी कि एडिटिंग कौन कविता डालना है, उसमें क्या एडिट करना है, ये सब करने का काम किए हैं संतोष कुमार महतो जी। किसी को कोई यहां तक समस्या तो नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। सवाल यह भी बन सकता है कि ये एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताओं का संकलन किया गया? कितनी कविताओं का संकलन किया गया साथियों? तो 47 कविताओं का संकलन किया गया। 47, गड़बड़ाना मत, 47 कविताओं का संकलन किया गया है। मगर क्या आपको 47 में से 47 कविताएं पढ़नी है? नहीं, आपको 47 में से 10 कविताओं को पढ़ने के लिए दिया है सिलेबस में, और आरंभ से लेकर के यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की जो कविता है उसी को आपको पढ़ना है। पहले नंबर की कविता है हामिन सब एक, और ये कविता किसकी है? ये कविता श्रीनिवास पानूरी जी की लिखी हुई कविता है, हामिन सब एक। और इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक कैसी है? तो ये खोरठा कविता संग्रह है, यानी कि इस पुस्तक में खाली कविताओं का संग्रह मिलेगा आपको, खाली कविताओं का संकलन मिलेगा। इस पुस्तक में क्या है? खोरठा कविता संग्रह है। तो ये भी यहां से भी सवाल बन जाएंगे। कविता की पुस्तक है, कविताओं का इसमें संकलन देखने को मिलता है। और कुछ कविताएं संतोष महतो जी की भी हैं, बाकी कविताएं अन्य कवियों की इसमें प्रकाशित हुई, जैसे हामिन सब एक श्रीनिवास पानूरी जी की कविता है। तो यहां तक समस्या नहीं है। अब देखो, इसको क्लियर कर दूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखो, ये जो पुस्तक है सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ 1990 में। पहला प्रकाशन 1990 में हुआ। दूसरा प्रकाशन होता है 2005 में जाकर के, समझना, 2 बार प्रकाशित हुआ। तो सवाल ये भी तो मन में आ रहा होगा कि प्रकाशक कौन है? प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक है रामधन प्रकाशन, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। इसको याद रखना, प्रकाशक से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। गांगजोरी बोकारो, और हमारे संतोष महतो भी जी गांगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं तो दोस्तों, इसमें भूमिका लेखन का काम किए हैं डॉक्टर दयानंद बटोही। भूमिका लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो दयानंद बटोही, डॉक्टर दयानंद बटोही। ये सारे फैक्ट याद रखना, दयानंद बटोही, ये बटोही है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1990 में पहला संस्करण, 2005 में दूसरा संस्करण, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो, उसके अलावा डॉक्टर दयानंद बटोही भूमिका लेखक। इसके बाद आगे क्या है? तो आगे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें 10 कविताएं हैं, और इन 47 कविताएं हैं, जिसमें से आपको 10 पढ़ना है। और इस 10 में से एक कविता मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है, क्या है शीर्षक? जिसका शीर्षक है साथियों, ताबे हमें कवि नाय, ताबे हमें कवि नाय। तब मैं बिल्कुल कवि नहीं हूं, तब मैं कवि नहीं हूं। कब मैं कवि नहीं हूं भाई? सवाल आ रहा होगा मन में। तब मैं कवि नहीं हूं, यानी कि कुछ शर्तें बतला रहे हैं ये। अगर ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, अगर ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कवि के साथ में, तो मैं कवि नहीं हूं। अब कौन सी वो स्थितियां हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूं तब, और कौन सी वो स्थिति है जब कह रहे हैं कि मैं कवि हूं? अगर कुछ ऐसा है तो हम ये कविता में ही जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बतला दूं। डॉक्टर ए.के. झा, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। इनका उपनाम है झारपात। ये सब याद रखना, सवाल बनते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं। इनका उपनाम क्या है? झारपात। दोस्तों ये चंडीपुर बोकारो के रहने वाले हैं, अब हमारे बीच नहीं है। चंडीपुर बोकारो इनका निवास स्थल था, ठीक है, चंडीपुर बोकारो। दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं मौसम वैज्ञानिक भी, मौसम वैज्ञानिक, और मौसम वैज्ञानिक हम लोग लिखते हैं। इन्होंने दिया था मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक सिद्धांत जो काफी फेमस है, धरा गगन सिद्धांत। इनके बारे में इतनी बातें याद रखना, इतनी बातें याद रखना। धरा गगन सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये हो गया डॉक्टर ए.के. झा जी के बारे में।
खोरठा के पिलर के रूप में जैसे श्रीनिवास पानुरी जी जाने जाते हैं, वैसे हमारे डॉक्टर ए के झा भी जाने जाते हैं। जिस प्रकार से पानुरी जी ने खोरठा साहित्य में क्रांति लाने का काम किया, खोरठा साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से हमारे झा जी भी ने खोरठा साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। इन्होंने लोगों को जागरूक बनाने का काम किया, जन आंदोलन लाने का काम किया खोरठा भाषा को लेकर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी लिखी इस कविता को पढ़ते हैं। ये देखो, इनका मेंटेलिटी एकदम क्लियर था, एकदम साफ साफ कहते हैं कि अगर मेरी रचना से फायदा होता है लोगों का तभी मैं कवि हूं, अगर किसी का भला होता है तभी मैं कवि हूं। एक रचना आपने पिछली बार खोरठा काठे पैदक खंडी, जो कि इन्हीं की पुस्तक थी, उसमें पढ़ा था सप्तल साड़ा। अगर मेरी कलम चले और वो दबे कुचले लोगों का आवाज ना बने तो फिर मेरी कलम का चलना ठीक नहीं है। बोलते हैं कि ये कलम तुम जब भी चलो तब उन लोगों की, उन दबे कुचले लोगों के लिए क्या बनो, मरहम पट्टी बनने का काम करो, उनके दुख में उनकी मदद करने, उनकी आवाज बनने का काम करो जिनकी आवाज को दबाया गया। सप्तल साड़ा नामक कविता है जिसमें इन्होंने ऐसा कहा। तो इनका मेंटेलिटी एकदम क्लियर है कि साहित्य से, अगर मेरे साहित्य से, मेरी रचना से जब भी मैं कलम चलाऊं, मैं रचना करूं, तो उस रचना से फायदा ही होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को हंसाऊं, लोगों को नचाऊं, लोगों को एकदम जिससे फायदा ना हो रहा हो, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तब मैं सच्चा कवि हूं। आइए हम लोग लाइन बैलेंस समझेंगे, मजा लेंगे। सब कुछ मैं आपको अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आगे देखो, लिखते क्या है, कहते हैं कि यदि कवि माने सुधे भाट, भाट शब्द का इस्तेमाल किया। अब भाट के बारे में समझ लो। भाट का मतलब कहते हैं, पहले राजा वाजा का क्या करते थे ना, एक वर्ग होता था, समुदाय होता था, जिसको भाट कहते थे। ये भाट जो थे वो राजा वाजा को खुश करने का काम करते थे अपने गीतों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, और ये एकदम तुरंत कविता बना देते थे राजा की प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में, बड़ाई करने में गीत बना दिए, कविता बना दिए और उस कविता को सुना दिए राजा को। राजा सुन करके खुश हो जाता था अपनी तारीफ सुन करके। अरे भाई, तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, राजा लोग को और अच्छा लगता था, तो राजा खुश होता था तो बहुत कुछ दिया जाता था। और इन लोग राजाओं को खुश करके क्या करते थे, अपना पेट पालन करने का काम करते थे। तो लेकिन हुआ क्या कि राजा वाजा जब हटने लग गए, तब ये भाट चारण जो लोग थे, ये लोग राज दरबारों से बाहर निकले, बाहर आकर के गांवों में घूम घूम करके लोगों को सुनाने का काम करने लगे, और सुना करके क्या करते थे, अपनी जीविका चलाने का काम करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, भाट। और भाट जब भी अपनी गीत की रचना करता, कविता की रचना करता, तो किस उद्देश्य से, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से रचना करता था। तो ये कहते हैं कि अगर कवि का मतलब सुधे भाट, सुधे भाट मतलब सिर्फ भाट, यानी कि कवि का मतलब ऐसा भाट होना है जो किसी अपनी जीविका के लिए खुश करने की वजह से कविता रचना कर रहा है, तब मैं कवि, तबे हमें कवि नाय, तब मैं बिल्कुल कवि नहीं हूं, तब मैं कवि नहीं हूं। मेरा उद्देश्य ऐसा होना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसी कविताएं रचना है ही नहीं जो भाट के जैसे, या जो भाट की संज्ञा मुझे दिलवा दे, या जो कवि का मतलब भाट होना है, तो मैं कवि बिल्कुल नहीं हूं। यदि कवि काम नटुआ नाच, तावो हम कवि नहीं। और नटुआ नाच, देखो नटुआ एक प्रकार का नाच है, झारखंड में नटुआ नाच चलता है ना, लेकिन यहाँ पे नटुआ नाच का मतलब नाच समझना। लेकिन कहते क्या है, कहते हैं कि यदि कवि का काम क्या करना, नचाना गाना है, केवल बस नचा दो, गीत गा करके लोगों को झुमा दो, या कवि जो है वो भी गीत गा करके नाचते हैं लोगों को झुमाने के लिए। तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं कवि नहीं हूं, तावो हमें कवि ना, तब भी मैं कवि नहीं हूं। यानी कि दो परिस्थितियां आपको बतलाए, अगर कवि का मतलब सिर्फ भाट होना है तो मैं कवि नहीं, अगर कवि का मतलब नचाना गवाना है तो भी मैं कवि नहीं, है ना। अगर कवि का काम नाचना है तो भी मैं कवि नहीं हूं। तो क्या है भाई, कहना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं आगे फिर से कि यदि कवि माने किलवी करवैया, किलवी करवैया मतलब हंसाने वाला, है ना, हंसाने वाला ना, बहुत तरह का बात करके बातों को घुमा करके कभी हंसा देते हैं, मनोरंजन करवा देते एकदम। तो वही कहते हैं कि यदि कवि माने किलवी करवैया, हंसा देवे वाला, तबू हमें कवि ना है, तब भी मैं कवि नहीं हूं। फिर से ये कहते हैं, देखो चाहे नाचने की बात हो, चाहे प्रशंसा करने की बात हो, चाहे हंसाने की बात हो, इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं मनोरंजन है। तो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर कविता मनोरंजन के उद्देश्य से रची जा रही है, और यदि कविता या कवि होने का मतलब लोगों का मनोरंजन कराना है केवल, तो मैं बिल्कुल कवि नहीं हूं। यदि कवि माने हवे गवैया, तब हमें कवि ना है। यदि कवि का मतलब गवैया होना है, गायक होना है, तब भी मैं कवि नहीं हूं। तो परिस्थितियां देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं, या आप ओवरऑल सब चीज देखोगे तो ये एक चीज साफ साफ कह रहे हैं कि यदि कवि होने का मतलब मनोरंजन करवाना है लोगों का, तब मैं कवि नहीं हूं, ऐसा कवि मुझे नहीं होना।
ऐसा कवि होने का कोई फायदा नहीं है, मैं ऐसा कवि बनना नहीं चाहता। इनके शब्दों से साफ साफ यही झलक रहा है, ऐसा कवि मैं नहीं होना चाहता। तो क्या है आगे देखते हैं, की लेना अब बताते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैंने। ये एके झा जी लिख रहे हैं अपनी कविता में, की लेना, क्योंकि यदि कवि माने गवैया, अच्छा सोचो, अगर कवि का मतलब गायक होना है, गवैया होना है, तब सेरा कवि लता मंगेशकर। अगर कवि का मतलब गायक होना है तो भाई तबे सेरा कवि यानी कि सबसे श्रेष्ठ, सेरा कवि होने का मतलब श्रेष्ठ कवि, तब तो सबसे श्रेष्ठ कवि तो लता मंगेशकर हुई ना। अब ये हमारे बीच नहीं है लता मंगेशकर जी, आवाज की सुरीली, सबसे सुरीली, इनसे ज्यादा सुर वाला तो भाई और कौन हो सकता है। तो लता मंगेशकर सबसे श्रेष्ठ कवि हुई, मगर लता मंगेशकर को कवि कहना उचित होगा क्या? नहीं ना होगा। फिर कहते कि यदि कवि माने बस नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर। यदि कवि का मतलब सिर्फ नाचना है तब तो सबसे महान कवि उदय शंकर हुए ना, क्योंकि सबसे महान नर्तक जो हमारे थे वो उदय शंकर थे, इनका काफी नाम था उदय शंकर का, नाचने के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। तो बोल रहे गायन के क्षेत्र में तो लता मंगेशकर सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह उदय शंकर नाचने नृत्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ है, तो सबसे बड़े कवि तो ये सब हो गए ना। तो क्या इनको कवि मानना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको कवि नहीं कहा जा सकता। फिर कहते हैं कि तबे यदि कवि माने साहित्यकार, तभी तो, यदि कवि का मतलब साहित्यकार होना है, साहित्यकार का मतलब जो साहित्यकार हो, जो साहित्य का सृजन करने वाला होता है उसे हम साहित्यकार कहते हैं। मगर साहित्य क्या है? साहित्य वो है जिसमें सजोड़ हित, यानी जिसमें समाज का हित हो, जिसमें लोगों का हित हो, ऐसी रचना ही साहित्य कहलाती है। बाकी अब पूछो यौड़ी बोड़ी लिख दिए, अपन गर्लफ्रेंडवा का लव लेटर लिख दिए तो क्या साहित्य हो जाएगा? या केकरो भर के एगो इतना बड़का कथा लिख के दे दिए, तू ऐसा नहीं तू वैसा नहीं, तो क्या साहित्य हो जाएगा? नो, ना, नहीं। तो फिर साहित्य क्या? साहित्य वही है जिसमें हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें लोगों का हित हो, वो साहित्य। और ऐसी रचना करने वाला, ऐसा सृजन करने वाला ही क्या है? साहित्यकार है। तो कवि वही बात कह रहे हैं कि तभी तो, यदि कवि का मतलब हो साहित्यकार होना है, और कविता का मतलब भाविक गुण, एक विचारक धार, अगर कविता सोचने विचारने की जो सीमा है उसमें विस्तार लाने का काम करती है, धार लाने का काम करती है, तेज लाने का काम करती है, क्योंकि लोग बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे तो लोग मतलब तार्किक होंगे। और तार्किक लोग कब होते हैं? जब उनके भीतर ज्ञान आता है, और कविता अगर लोगों में ज्ञान लाएगी तभी तो लोग तार्किक होंगे। तो ऐसा कवि चाहिए जो अपनी कविताओं के जरिए लोगों के भीतर ज्ञान का क्या करे? विकास करे, ताकि लोग तार्किक हो। और जब तार्किक होने लगेंगे लोग तो समाज का विकास होता है, और जब समाज का विकास होता है तो देश का स्वयं विकास हो जाता है। दोस्तों तो सोचो कि कितनी गहराई के साथ एके झा जी अपनी बातों को कह रहे हैं। इनकी बातों को समझना बहुत सहज नहीं होता, मगर फिर भी इनकी बातों को हूबहू मैं आपके खून में डालने का प्रयत्न कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि मैं बहुत हद तक सफल हो रहा हूं। तो ये कैसे लोगों को कवि कह रहे हैं ये आप समझ रहे हैं ना? भावे गुणे मतलब सोचने विचारने, सोचने का जो विचारने का धार मतलब क्या? तेज, मतलब वैचारिक सीमा में विस्तार कर दे अगर कोई कविता, तभी उसे कविता माना जा सकता है। और अगर कवि वास्तव में साहित्यकार है, यानी कि ऐसी रचना करता है जिससे समाज का हित हो, सबका हित हो, तभी वो साहित्यकार है ना? आगे लिखते हैं, तभी वो जो साहित्यकार है वही कवि है, और नहीं तो वो कवि नहीं है। तबे हमू एगो छोट मोट कवि। अगर ऐसा है कवि का मतलब, तब मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूं। यानी कि इनका देखो, इनका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि नहीं, कि मेरी रचना से सबका हित हो, समाज का हित हो, मेरी रचना से लोगों के सोचने समझने की सीमा में विस्तार हो, लोग तार्किक हो। इनका स्पष्ट इस लाइन से उनकी मंशा का पता चलता है कि नहीं चलता है? ऐसे थे हमारे एके झा जी, ये चाहते थे हमारे एके झा जी। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं दिन को रात कहूं तो तुम सनम तुम दिन को रात कहो सनम तो मैं दिन को रात कहूंगा, तुम रात को दिन कहो तो मैं रात को दिन कहूंगा, तुम जो बात कहोगी वही मैं बात कहूंगा। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, आप तार्किक बनो ना, जो उचित है उसको अपनी बुद्धि के दम पे सोचो ना। सनम जो बोलेगी बोलोगे तो भाई वही हाल होगा। वो यूपी वाली है ना, एसडीएम बना दिया, वो किसी की और डीएम बन के निकल ली। अब वो रो रो करके कथा सुने ले कि हमारे साथ ऐसे बेवफाई की, धोखेबाजी की। अरे करेगी ही, दूसरों को बनाने से पहले स्वयं को बनाना पड़ता है।
स्वयं को भी बनाओ, और कुछ नहीं बना सकते तो स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े। और यह कब आता है? जब आपके भीतर ज्ञान हो और आपकी तार्किकता में विस्तार हो, लॉजिकल थिंकिंग आप कर सको। तो ये चीज चाहते हैं डॉक्टर ए.के. झा भी। आगे लिखते हैं, ताबे हमू एक छोट मोट कवि। और अगर कविता का जो मैंने आपको बताया, कविता का मतलब लोगों की सोचने समझने की क्षमता में विस्तार करना है। कवि का मतलब सबका हित करना अपनी रचना से। तब मैं जाकर के छोटा मोटा कवि हूं। कितना प्रेम से लिख रहे हैं, हम भी एक छोटे मोटे कवि हैं। जाने ना जे काय किलवी, जिसको काय किलवी नहीं, जो मनोरंजन कराना वाना नहीं आता, हंसाना वसाना ये सब जो नाच गाना ये सब वाला काम है ना, वो जो नहीं जानता है, ऐसा कवि हूं मैं। हमें अपन कविता पढ़ो और मैं अपनी कविता पढ़ूंगा, है ना, मैं अपनी कविता पढ़ूंगा। मानुष महतेक भनिता गढ़वो, यानी कि भनिता मतलब क्या? रचना या गीत समझ लो। भनिता का मतलब गीत समझ। मानुष महतेक मतलब मानव हित के लिए क्या करूंगा? मानव हित के लिए मैं गीत गढ़ूंगा या मानव हित के लिए रचना करूंगा, अपनी कविता पढ़ूंगा, अपनी कविता पढ़ूंगा। और यहां तक सेशन आने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि झा जी वास्तव में क्या चाहते थे। वो चाहते थे, आगे लिखते हैं कि पारबो ना पिद के नाचे भाई, मैं अपनी कविता पढ़ूंगा और मेरी कविता मानव हित के लिए होगी। और देख लो, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि पारबो ना, मैं कविता पाठ तो करूंगा, लेकिन सोच लो मैं पिद के नाचे नहीं पारूंगा। मैं पिद के मतलब उछलना, नाचे मतलब तो समझ रहे, नाचना। पारबो ना पिद के नाचे भाई, यदि कविता मैंने नाच गान, ताबे हमें कभी ना है। पार भी होना है, पिद के नाचे भाई, मैं नाचना उछलना नहीं सकूंगा। और कविता का मतलब अगर नाच गान है दोस्तों, ये झा जी कह रहे हैं, कविता का मतलब अगर नाच गान है तब मैं कवि नहीं हूं, कवि नहीं हूं। तो इस पूरी कविता में झा जी आपको क्या बतलाते हैं? झा जी आपको बतलाते हैं कि मैं कवि हूं। किन परिस्थिति में कवि हूं? जब मेरी कविता से लोगों का भला हो, जब मेरी कविता से लोगों में तार्किकता है, लोगों की सोचने विचारने की क्षमता में विस्तार हो, तब मैं कवि हूं। और अगर कविता का मतलब लोगों को नचाना, हंसाना, लोगों को हंसाना, गा करके सुनाना, उनका मनोरंजन कराना है, तब मैं बिल्कुल भी कवि नहीं हूं, तब मैं बिल्कुल भी कवि नहीं हूं। तो यहां पर आकर के ये सेशन पूरी तरह से दोस्तों खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, झार पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। पीछे के डेट पे यकीन मत करना, सब उल्टा पुल्टा सेटिंग है, ठीक है ना। चलो फिर से मिलते हैं अगले सेशन में।